गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रमनदीप। गुड इवनिंग आप सभी को भी। गुड इवनिंग सनी। पीडीएफ दिख रहा है आप सभी को? पीडीएफ विजिबल है और मेरी आवाज आ रही है अच्छे से आपको? पहले ये बताओ मुझे। यस मैम, आ मेरी रही है। आवाज और पीडीएफ क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमने 1:30 तक कर लिया था। ठीक है, मैं सेव करना भूल गई हूँ। ठीक है, 1:30 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे सुबह। कोई बात नहीं, मैं ऐड कर दूंगी क्या राइट आंसर्स थी। ठीक है, यहाँ तक हमें आपको याद हो तो हमने सॉल्व कर दिया था कि विच ऑफ द स्टिमुलाई डू नॉट अडैप्ट ओवर टाइम। ठीक है, किस चीज़ में अडैप्ट करने में दिक्कत होती है। क्लियरली हमने पेन आंसर मार्क किया था। ये सेव नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाने के चक्कर में सेव करना भूल गई थी। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, अब सेव हो जाएगा। हाँ, क्या हम कह रहे थे? अब आप लोगों ने कुछ चीज़ें बोली थी, क्या क्या चीज़ें हमें करनी थी इस टाइम पे? हाँ, कुछ क्वेश्चंस मेरे को आपसे डिस्कस करने थे। ठीक है, सब लोग आ गए हैं ना? शुरू कर दें हम क्लास को? सारे लोग हैं? चलो, तो सारे लोग, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सारे लोग आ चुके हैं और अब मैं क्लास को शुरू कर रही हूँ। तो रमनदीप, आपने कुछ क्वेश्चंस बोले थे लास्ट क्लास में, तो एक बार हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन ये था कि मैम जो इम्पिटी नेस्ट पीरियड है ये कौन से स्टेज में होता है? ठीक है, क्लियरली आपने ये पीरियड पूछा था कि कौन से पीरियड में होता है। तो आपका जो इम्पिटी इम्पिटी नेस्ट पीरियड जो होता है, क्लियरली ये हम मिडल एडल्टहुड में देखते हैं। ठीक है, कब देखते हैं? मिडल एडल्टहुड में। मैं आपको समझाती हूँ इसमें एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, मिडल एडल्टहुड में देखते हैं। ठीक है, जहाँ हम 40 से 60 साल की उम्र में होते हैं। ठीक है, 40 to 60 ईयर। अब ये वो पीरियड होता है जहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी नौकरी लग गई होती है, वो बाहर रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करने पे फोकस करते हैं, और जो पेरेंट्स है वो अकेले रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो इमोशंस है, यहाँ पे हम मिक्स इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं। मिक्स इमोशन क्या है? एक तो हमें दुख हो रहा होता है, सैडनेस होती है कि बच्चे, अपने ही बच्चे घर से चले गए। ठीक है, सैडनेस हम एक्सपीरियंस करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग एक इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस करते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली अकेले खुद रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया जाता है? रिलीफ की फीलिंग होती है कि हाँ, हमारी जिम्मेदारी अब खत्म हो गई, अब जो बच्चे हैं अपना कर रहे हैं, अब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है। ठीक है, सेंस ऑफ फ्रीडम हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, रिलीफ हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक सेंस ऑफ फ्रीडम हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एम्प्टी नेस्ट पीरियड है, जहाँ बच्चे जो हैं वो क्लियरली अपने गोल्स को चेज करते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और जो पेरेंट्स है वो अकेले अलग रहते हैं। तो ये मिडल अडल्टहुड की स्टेज है, जहाँ पे जो उम्र होती है वो 40 से 60 उम्र की होती है, और यहाँ जो पेरेंट्स है क्लियरली अपना अलग या अकेले रहने लगते हैं, क्योंकि बच्चे आगे चले जाते हैं। ठीक है, कि दूसरी सिटीज में शिफ्ट हो गए, अपना करियर देख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो या बाहर चले जाते हैं। ठीक है, आपने एक और चीज पढ़ी होगी, अब अभी मुझे भी याद नहीं आ रही है। आई डोंट नो, आप में से अगर किसी को याद हो तो बताना। उसमें क्या होता है कि कोई स्टेज होता है या कोई फेज होता है जहाँ बच्चे बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। कुछ बूमरैंग करके उसे कहते हैं। जैसे आपने एक टॉय देखा है जिसे हम फेंकते हैं और फेंकने के बाद वो वापस हमारे पास ही आता है, इसको कुछ कहते हैं, बूमरैंग कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं। कुछ इस तरीके की स्टेज होती है जब बच्चे जो हैं काम के लिए पहले बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद वो कोशिश करते हैं, अपना सर्वाइवल मेंटेन करते हैं, पर वहां पे चीजें नहीं हो पाती, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। अब उसे बूमरैंग स्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, मैं एक बार चेक करके बताऊंगी। बट ये चीज भी एक फिनोमेना होती है, वो अलग चीज है। और यहाँ जो इम्पिटीनेस पीरियड जिसके बारे में आपने बोला, ये मिडल एडल्टहुड में हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये था कि मैम जो थेरेपी है, ठीक है, आपकी जो सक्सेसफुल थेरेपी कौन सी है बाइपोलर डिसऑर्डर? ठीक है, आपने एक सवाल पूछा था कि मैम सक्सेसफुल थेरेपी कौन सी है इन बाइपोलर डिसऑर्डर इन रीसेंट टाइम। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो आपकी होती है, ठीक है, रीसेंट टाइम में। अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, आपने बोला मैम सीबीटी दिया था। ठीक है, सीबीटी के साथ आपको और क्या क्या ऑप्शंस दिए थे? सीबीटी दिया था, माइंडफुलनेस दिया होगा। ठीक है,
माइंडफुलनेस दिया होगा, माइंडफुलनेस के साथ-साथ फिर आपको डीबीटी दिया होगा, डायलेक्टिक बिहेवियरल थेरेपी, जो आपके बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए, और एक आपका दिया था आईपीएसआरटी। क्या दिया था? आईपीएसआरटी। अब हम देखते हैं ये आईपीएसआरटी क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली आंसर यहाँ आईपीएसआरटी ही है। ठीक है, क्योंकि रीसेंट टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो सकता था, बट रीसेंट टाइम की बात की जा रही है, तो अभी अभी के संदर्भ में अगर अगर हम देखें तो हमारा आईपीएसआरटी सही है। ठीक है, क्या है ये अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, आईपीएसआरटी हमारा क्लियरली क्या होता है? इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम। ये कुछ चीज़ें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये जो कुछ कुछ थेरेपीज नई नई आ रही हैं, जो हमने नहीं पढ़ी हैं, ये हम जब मैं क्लासेस लूंगी यूट्यूब पे, ठीक है आपकी, तो मैं डीएसएसबी की क्लासेस लूंगी। कल नेट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मेरा पूरा फोकस डीएसएसबी की आपकी यूट्यूब पे क्लासेस भी, मतलब तीनों टाइम फिर डीएसएसबी चलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी डीएसएसबी के टॉपिक्स चलेंगे और यहाँ पे भी प्रैक्टिस उसकी चलेगी। तो हम ये जो थेरेपीज है वहाँ डिस्कस करेंगे। और मैं अभी आपको बता देती हूँ, आपकी इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी जो है वो आपके रिसेंटली जो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ठीक है, इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी, जहाँ हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी सोशल रिदम है क्लियरली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आईपीएसआरटी सही आंसर है। ठीक है, ये क्लियर है। एनाटॉमिकल रीजन ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ फॉर्म एंड मूवमेंट। वो एरिया आपका जहां आप फॉर्म, किसी भी चीज के मूवमेंट को परसीव करते हैं और फॉर्म को। ठीक है, तो कौन सा रीजन है वो क्लियरली रिस्पॉन्सिबल है इस परसेप्शन के? ऑक्सीपिटल लोब, कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, या फिर आपका हाइपोथैलेमस? मैम लास्ट दो ऑप्शन शो नहीं कर रहे अच्छा, अभी अब तो। दिख रहा है हाइपोथैलेमस? यस मैम। ओके, 131 का सी। अच्छा जी, आगे बताओ, और लोग भी आंसर करो। बी आंसर आ रहा है सनी और रमनदीप से, सी आ रहा है अर्जुन से। तो हमारा क्लियरली ना ही बी सही है ना ही सी सही है। ऑक्सीपिटल लोब ठीक है ना? जब भी हम फॉर्म की बात करते हैं, अच्छा व्हाट पाथवे क्या होता है? जब भी हम व्हाट पाथवे की बात करते हैं तो क्या चीज हम देख रहे हैं, एग्जैक्टली हम क्या चीज को परसीव कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम किसी मूवमेंट को परसीव करते हैं, किसी भी फॉर्म, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्या है, व्हाट है, क्या ये एग्जैक्टली? तो ऑक्सीपिटल लोब की मदद से करते हैं मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मुझे पता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ फॉर्म एंड मूवमेंट। जब भी हम फॉर्म को परसीव करते हैं या मूवमेंट को परसीव करते हैं, वो हमारे ऑक्सीपिटल लोब में होता है, जो हमारा क्लियरली क्या है, व्हाट पाथ में भी वही होता है कि हम किसी भी चीज को फॉर्म फॉर्म इन द सेंस क्या हो जाता है कि ये चीज है क्या एग्जैक्टली, ये ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है। और जो हमारा वाई पाथवे है वो क्लियरली हमारा पैराइटल लोब में ए पवन ने दिया है। हाँ, ऑक्सीपिटल लोब क्लियरली आपका ठीक होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स आप क्या कह रहे हो? कॉर्टेक्स में तो आपका प्राइमरी, अगर आप बोल भी रहे हो कि मैम कॉर्टेक्स, तो मैं समझ रही हूँ कि आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहे होंगे या फिर आप फ्रंटल लोब की बात करना चाह रहे हो, उसमें आपका मूवमेंट होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब में आपकी जितनी भी क्या कहते हैं, आप किसी, यहाँ पे अगर आप प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, तो आपकी जो मोटर फंक्शंस हैं वो मैं सब भी समझ सकती हूँ, पर आप किसी भी चीज को परसीव करते हो, किसी भी फॉर्म को या मूवमेंट को, तो आपके ऑक्सीपिटल लोब से होता है। ठीक है, हाँ, वन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विजुअल गाइडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ हैंड, फिंगर, लिम्स, हेड एंड आईज इन कोऑर्डिनेटेड बाय डैश रीजन ऑफ ब्रेन। मतलब आपका जो विजुअली गाइडेंस, मतलब जो मूवमेंट है कि आप हैंड कैसे मूवमेंट करेंगे, फिंगर का क्या मूवमेंट होगा, लिम्स का क्या मूवमेंट होगा, हेड और आई का क्या मूवमेंट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, ये हमारे लोग ब्रेन के किस रीजन पे होता है? टेम्पोरल पे, फ्रंटल पे, पैराइटल पे, या ऑक्सीपिटल लोब?
कि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन चलता है, कि हम चीज़ों को जैसे करते हैं ना कि एक चीज़ देखी, फिर देखने के बाद उसकी तरफ हाथ करना है, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन। कोई भी टास्क करते हैं तो 132 का डी बोला गया है। अब और लोग बताओ क्या होगा। एलिमिनेट करो। अच्छा, टेम्पोरल में क्या होता है, चलो साथ में करते हैं। टेम्पोरल में क्या होता है कि जो भी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन सुनने से रिलेटेड चीजें हमारी टेम्पोरल में होती है। अच्छा ठीक है। फ्रंटल में क्या होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, मतलब आपका जो मोटर फंक्शन है वो होते हैं, या फिर हमारे जो हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो होते हैं। ऑक्सीपिटल लोब में आपके विजन से रिलेटेड होते हैं। अब ये जो एक्शंस है उनको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कि आपका हाथ कैसे मूव करेगा, फिंगर कैसे करेगी, हैंड कैसे करेगी, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन कहाँ होगा, ये आपके पैराइटल लोब में। कि पैराइटल लोब आपका क्या है, विजुओ स्पेशल सोमोटो सेंसरी जो आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, आपका विजुओ स्पेशल फंक्शंस भी यहाँ होते हैं कि आपका जो देख रहे हो आप, फिर आप स्पेस को कैसे समझ रहे हो, आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कोई भी टास्क को आप कर रहे हो तो देखने के साथ साथ आप उसको परफॉर्म भी कर रहे हो, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है आपके पैराइटल लोब में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, पैराइटल लोब में होता है। ठीक है, जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर ले। ठीक है, क्लियर है ये, क्यों मैम पैराइटल लोब है। मैम लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, बट बात पे तो मैम टेम्पोरल लोब में होता है। दो पाथवे होते हैं ना, एक तो वेयर पाथवे होता है, एक वॉट पाथवे होता है। तो वेयर वे पाथवे आई थिंक टेम्पोरल में नहीं वेयर होता। तो मैम पेराइटल में होगा मैम, वेयर तो। और जो अच्छा, वट पाथवे है वो टेम्पोरल में होगा। और टेम्पोरल में फिर जो इन्फो वट पाथवे इन्फो इंफीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स में आएगा। अच्छा मैं एक बार चेक करके बताऊंगी, क्या पता मुझे कंफ्यूजन हुई हो। ठीक है, वॉट पाथवे और वेयर पाथवे को लेकर, और क्योंकि मुझे ऐसा मूवमेंट तो लगता मैम, है। मूवमेंट और लोकेशन तो वेयर पाथवे में देखते हैं मैम। अच्छा चलो, एक बार मैं इसे बताऊंगी श्योर करके। ठीक है, एक बार, क्योंकि मुझे लगा ये विजन से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ को हम परसीव कर रहे हैं तो हम विजन का यूज़ कर रहे हैं, तो इस लॉजिक से मुझे लगा ऑक्सीपिटल होगा। एक बार फिर भी मैं आपको श्योर करके बताऊंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो ये पैराइटल लोब है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे पैराइटल लोब है। ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं। आगे क्या है, लैंग्वेज इन्वॉल्व अ मोटर एक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस। आपका लैंग्वेज है, जहाँ जब भी आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कुछ मोटर एक्ट होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपके जो मोटर एक्ट होते हैं, सिलेबल्स, प्रोसोडी, सेमेंटिक्स या डिस्कोर्स। 133 का ए। हाँ, और लोग बताओ। क्लियरली ए हमारा राइट आंसर है, सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबल्स हैं वो राइट आंसर है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे देखते हैं, अवॉइडिंग इनकॉम्पिटेंस और मेल प्रैक्टिस फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ विच ऑफ एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, जब भी हम इनकॉम्पिटेंस की बात करते हैं या मेल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स में आते हैं, ठीक है, जो गलत चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, ये किसके अंडर आएगा, नॉन मेलिफिसेंस, ठीक है, बेनिफिसेंस, जस्टिस या फेडेलिटी। 34 का ए बोल रही हैं रमनदीप। सनी भी ये बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो ए ठीक। अब मुझे एक बात बताओ कि नॉन मेलिफिसेंस का मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, अगर मैं बोलूँ एक लाइन में डिफाइन करो इसे, तो आप क्या बोलोगे। कि मैम किसी को हार्म ना पहुंचे। नॉट टू हार्म अदर्स। ठीक है, मतलब आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए या अपने फायदे के लिए, आप सामने वाला जो पेशेंट है या आपका जो क्लाइंट है या पार्टिसिपेंट है उसको हार्म नहीं करना। जो पार्टिसिपेंट है उसको हार्म नहीं करना, नॉट टू हार्म पार्टिसिपेंट। ठीक है, नॉट टू हार्म पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्टिकल रीजन। फटाफट आंसर करो, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हमारी, नॉट टू हार्म, ठीक है, किसी को हार्म ना करना।
अब देखो, अब यहाँ फिर मुझे गुस्सा आता है, अब इस बात पे मुझे गुस्सा आएगा। अगर इस सवाल में कोई गड़बड़ करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं समझती हूँ कि वहाँ पे चलो बच्चा कंफ्यूज है, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, और कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें अगर कोई बहुत बार बताता है तो वो याद रखनी होती है। ब्रोका आपका किस लिए होता है अर्जुन, बताओ मुझे। अर्जुन बताएगा मुझे ब्रोका किस लिए होता है। मैम अर्जुन, ब्रोका स्पीच के लिए होता है इनमें। स्पीच में क्या करना? जैसे स्पीच, बोलना। बोलना, बोलना, आपने बोला बोलना, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए होता है ना? क्या हुआ यस। वो अर्जुन, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए ब्रोका होता है, स्पीच। ठीक है, कि प्रोड्यूस करना, जो आप बोल रहे हो वो किसकी मदद से बोल रहे हो, ब्रोका की वजह से, है ना? है जी ना, मैम। सही बोल रही हूँ मैं? वही वही और थोड़ा कंफ्यूजन था मैम, लैंग्वेज और वो स्पीच में, तो इसीलिए हमने लैंग्वेज को ब्रोका कर दिया। तो ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर करो, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आप बताओ किस में होता है? किसमें होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझना, वार्निंग कॉम्प्रिहेंड करना। वार्निंग वार्निंग एरिया में मैम होता वर्निक है, ठीक है, ये हमारा वर्निक एरिया में होता है। प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, कि आप प्रोड्यूस करना, अटरेंस ऑफ साउंड, कि आप जो साउंड रिप्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्लियरली वो ब्रोका एरिया में होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ आंसर हमारा जो है वो आंसर है हमारा डी है, ठीक है। एरियाज और बता दो, फटाफट टाइप करो कमेंट सेक्शन में, दोनों कहाँ मिलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स बताते रहा करो, ठीक है। जितना पूछा उतना नहीं, उसके अराउंड की चीजें बता सकते हैं। ब्रोका कहाँ होता है, वर्निके कहाँ होता है, जल्दी बताओ। हम्म हम्म अच्छा जी, सनी। मैम ब्रोका लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है, वर्निका लेफ्ट टेम्पोरल लोब में। ब्रोका किस में होता है, दोबारा बोलना जिसने भी बोला है। लेफ्ट लेफ्ट फ्रंटल लोब में ब्रोका होता है, हमारा लेफ्ट टेम्पोरल लोब में वर्निके होता है। वेरी गुड, जिसने भी बोला है वेरी गुड। मैं नहीं समझ पा रही किसने बोला, पर बिल्कुल सही बोला है कि जो हमारा हाँ, लेफ्ट फ्रंटल लोब है उसमें हमारा क्या होता है, ब्रोका होता है। हाँ, और लेफ्ट टेम्पोरल लोब में हमारा क्या होता है, वर्निके होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात बोली है, और आई होप सनी को अब समझ आया होगा कि कहाँ कंफ्यूजन थी और वो क्लियर हुई होगी, ठीक है। हाँ, यस सनी, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्रोसेसिंग इमोशन, जब भी हम इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, द हाई रोड फॉर हाई रोड फ्रॉम स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब भी हमारे जो इमोशंस है, जब भी हम उन्हें प्रोसेस करते हैं, तो हाई रोड फ्रॉम स्टिमुलस, मतलब जो स्टिमुलस है टू द रिस्पॉन्स, स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स जो पास होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक जाती है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन तक जाती है, वर्निके रीजन से, एमिगडाला तक, सेंसरी कॉर्टेक्स तक, या टेम्पोरल लोब। कोई भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी कि हम उसकी उसके मीनिंग को समझें, कहाँ जाने की जरूरत है। यहाँ पे एमिगडाला का फंक्शन पूछा ही नहीं है। हाँ अर्जुन, सेंसरी कॉर्टेक्स पे जाएगी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी क्लियरली राइट आंसर है, सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगी। यहाँ पे बोला है प्रोसेसिंग, इमोशन को प्रोसेस करें, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप प्रोसेस करें, जो इन्फॉर्मेशन है, स्टिमुलस आपने लिया, आपने पेड़ देखा, ठीक है, आपने देखा पेड़, अब ये पेड़ आपका देखने के बाद ट्रांसडक्शन हुआ, ठीक है, एनर्जी के थ्रू, या फिर क्या कहते हैं, लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स आपकी आंखों से गई, आंखों के बाद ये आपका क्लियरली कहाँ गया कि ट्रांसडक्शन हुआ, ठीक है, ट्रांसडक्शन प्रोसेस के बाद क्लियरली हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स पे जाएगा। विजन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आपके ऑक्सीपिटल लोब पे जाएगी, सुनने वाली इन्फॉर्मेशन है तो ऑडिटरी में जाएगी, और क्या कहते हैं, ऑडिटरी मतलब टेम्पोरल लोब में जाएगी, और अगर वैसी इन्फॉर्मेशन है तो फ्रंटल में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा ना,
थैलेमस के बाद इंफॉर्मेशन हमारी हमेशा कहाँ जाती है? सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। जिस भी सेंस ऑर्गन के लिए वो इंफॉर्मेशन होती है उस सेंसरी कॉर्टेक्स में जाती है। एमिगडाला, ये नहीं पूछा कि एमिगडाला का क्या फंक्शन है या एमिगडाला क्लियरली क्या करता है, यहाँ पे बोला इंफॉर्मेशन जब भी पॉसिबल होती है तो वो कहाँ पे पास ऑन होती है, तो आपके सेंसरी कॉर्टेक्स पे होती है, ठीक है। तो सेंसरी कॉर्टेक्स यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन एमिगडाला डिटेक्ट डेंजर, जब आपका एमिगडाला है उसने डेंजर को डिटेक्ट किया, ठीक है। कोई भी थ्रेटनिंग इवेंट है, कोई भी फेयरफुल इवेंट है, एमिगडाला ने उसे डिटेक्ट किया कि यहाँ पे तो थ्रेटनिंग इवेंट है, तो कौन सा हार्मोन हमें रिलीज होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थायरोक्सिन या फिर एंड्रोजन्स? सनी भी बोल रहे हैं, और लोग बताइए। वन 137 का बी बोल रहे हैं, बी भी बोला जा रहा है। पवन बोल रहे हैं ए। पवन वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बाद क्या होता है? कोर्टिजोल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसकी हम बात करते हैं क्लियरली, वो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड कुछ नहीं है, आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, ठीक है। अगर आप बात करें जब भी आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो वहां से आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, फिर वो कोर्टिजोल को रिलीज करता है जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन है। बहुत अच्छे पवन, ठीक है। आगे क्या है? डिफरेंशियल इमोशन थ्योरी जो है डीईटी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड, कैरल लेजर्ड ने, कार्ल यूंग ने, या फिर आपके लॉरा कार्टीजन ने? बताइए। एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए आपकी जो डिफरेंशियल इमोशनल थ्योरी है इमोशन की, ठीक है, डीएटी, ये किसने सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? 138 का बी बोल रहे हैं पवन और अर्जुन। कैरल लिजर्ड ने दिए ये, ठीक है। तो लिजर्ड, कैरल लिजर्ड है, उन्होंने डिफरेंशियल इमोशन थ्योरी दी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स, जो हमारे चार्ल्स डार्विन है, उनके हिसाब से तो इमोशन ऑफ डिस्गस्ट, जब भी हम डिस्गस्ट की बात करते हैं, डिस्गस्ट क्या है कि यू, जब भी हम रिपल्स फील करते हैं, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग चीज? क्या चेंज होता है? सैलिवेटिंग, स्वेटिंग, रीडनिंग, ठीक है, या ब्लशिंग? ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए, तब तक मैं ये जो रेडनिंग है इनका मतलब देखती हूँ, रेड होना ही है या कुछ और मतलब है, एक बार देखती हूँ। हाँ, रेड हो जाना, जो आपकी जो स्किन है, अगर फिजिकल रेडनिंग की बात की जाए, फिजिकल टर्म पे देखा जाए, तो स्किन जब रेड हो जाती है, जो आपका एम्बेरसमेंट या एंगर में जब आपकी स्किन रेड हो जाती है, तो किससे रिलेटेड है? स्वेटिंग, सैलिवेटिंग, रेडनिंग या ब्लशिंग? थर्टी 38 का बी दिया है, 139 का डी दिया है। डिस्गस्ट में ब्लश कौन करता है? अच्छा मुझे बताओ कि कौन कौन ब्लश करता है डिस्गस्ट फील करते हुए? हाँ, डिस्गस्ट फील करते हुए ब्लश कौन करता है? देखो, ये जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं सैलिवेटिंग से रिलेटेड, ठीक है। आपका जो सलाइवा है, आप सैलिवेट करते हैं, तो डिस्गस्ट कहीं ना कहीं रिपल्स की फीलिंग है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप कंटेनिमेट ना हो जाए, ठीक है। कोई भी वायरस है, कोई भी अनहाइजीन चीज है, तो आपका कंटेनिमेट ना हो जाए, क्या बोलते हैं सर, कंटेमिनेशन, सॉरी, कंटेनिमेशन ना हो जाए, आप कंटेनिमेट ना हो जाए किसी भी वायरस वगैरह से या गंदगी से। तो यहाँ पे सेलिब्रेटिंग एक जो चीज़ है वो बता रखा है, क्लियरली इन्होंने सेलिब्रेटिंग बताया कि वो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक है आई डोंट नो, बट ये बताया गया है कि सेलिब्रेटिंग,
ठीक है। तो ब्लश तो बिल्कुल नहीं होता, मेरे हिसाब से ब्लश तो कोई नहीं करता जब वो डिसगस्ट फील करता है, ठीक है। एक बार के लिए स्वेटिंग में मान भी लेती, पर ब्लश कौन करता है, ठीक है। तो सैलिवेटिंग बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे क्लियरली, आपका जो है 139 का ए राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लेंचिंग, स्वेटिंग एंड क्लेमनेस आर चेंज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन। अब आपका क्या है, ब्लेंचिंग का क्या मतलब है, ब्लेंचिंग मतलब जब आपकी स्किन जो है पेल हो जाती है, मतलब स्किन पीली पड़ जाती है, ठीक है, पेल स्किन हो जाती है, बहुत स्वेटिंग होती है। क्लेमनेस मतलब आप एक कह सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन है, आप कहीं ना कहीं अराउजल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, तो क्लियरली आपके किस तरीके के इमोशन में आप ये चेंजेस देखेंगे, हैप्पीनेस, एंगर, फियर, सैडनेस। हाँ, क्लियरली फियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, फियर बिल्कुल सही आंसर। आगे क्या है, which of these have been correlated with the experience of positive emotion in the young and old adults। अब ये मैंने YouTube पे डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आया था नेट में सेम, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, नॉन डंकन स्माइल, डंकन स्माइल्स, डंकन लाफिंग या फिर नॉन डंकन लाफिंग। आपकी जो पॉजिटिव इमोशन से रिलेटेड है कि आपके कुछ जो फेशियल फीचर है कहीं ना कहीं आपके एक जो बेस्ट स्माइल या बेस्ट फेस के लिए कहा जाता है। बी बोला गया है, सनी ने बी बोला है और रमनदीप भी बोली हाँ डंकन स्माइल, वेरी गुड। ये डंकन स्माइल जहाँ आपके जो ये यहाँ के जो आईब्रो ऐसे बिल्कुल खिंचे हुए होते हैं, चीक्स ऐसे फ्लफी होते हैं, यहाँ से आंखें आपकी थोड़ी ऐसी होती हैं, तो एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो एक होता है ना कि बेस्ट स्माइल का जो फेस होता है वो ही होता है। आप डंकन स्माइल चेक कीजिएगा, ये एक एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत अलग है टॉपिक पर ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एग्जाम में देखेंगे, सी नहीं होगा, लाफिंग नहीं, वो स्माइल है एक, ठीक है। डंकन लाफिंग नहीं होता, ये डंकन स्माइल है। आप एक बार चेक कीजिएगा जरूर, ठीक है। ये एग्जाम में, नेट के एग्जाम में भी मैंने देखा और इस एग्जाम में भी, कोई स्टेट का एग्जाम था उसमें भी मैंने ये देखा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखना एक बार। अब यहाँ पे क्या है, इमोशनल स्टेट इन विच इन्फेंट, जो हमारा बच्चा है, ठीक है, इन्फेंट है, टू स्टेट, दो बेसिक स्टेट होती हैं, बच्चा जो इमोशन एक्सपीरियंस करता है दो स्टेट में होता है। एक तो सटाइटरी स्टेट जहाँ वो संतुष्ट फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है, और दूसरी स्टेट होती है जहाँ वो क्या फील करेगा, एंगर, फियर, सैडनेस या डिस्ट्रेस, क्या फील करेगा बच्चा। एक तो सटाइटेड, संतुष्टि वाली स्टेट की, भूख लग रही थी, रोए, खाना खाया तो सेटिस्फाइड है आप। दूसरी स्टेट क्या होगी, नहीं एंगर नहीं होगा। 142 का ए दे रखा है, 142 का और क्या दे रखा है, डी दे रखा है। फियर भी नहीं होगा, और बताओ, डी दिया है सनी ने, हाँ डिस्ट्रेस, क्लियरली डिस्ट्रेस की स्टेट होती है कि एक बच्चा जो है एक या तो डिस्ट्रेस शो करेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जब भूख लगी है तो डिस्ट्रेस शो करेगा, नींद आ रही है तो डिस्ट्रेस शो करेगा, अगर क्या कहते हैं कोई भी छोटी से छोटी अगर उसकी नीड हो तो वो डिस्ट्रेस शो करेगा, या फिर वो सटाइटरी संतुष्ट फील करेगा कि हाँ जो मेरी नीड है वो फुलफिल हो गई, मुझको खाना मिल गया है या मेरे को सुला दिया है, या मम्मी नहीं है तो डिस्ट्रेस फील करेगा। तो ये कुछ जो इमोशंस है वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब जो सरप्राइज है, सरप्राइज आपका एक अर्ली टाइम पे डेवलप हो जाता है, ठीक है, वो एक बेसिक इमोशन है सरप्राइज, ठीक है, लाइफ का। तो ये जो अर्ली समय है, किस समय पे आपका सरप्राइज जो है वो डेवलप होता है, 24 मंथ्स पे, 12 मंथ्स पे, 6 मंथ पे, या फिर 18 मंथ्स पे। एक बेसिक इमोशन आपका सरप्राइज होता है, ठीक है। तो ये अर्ली टाइम पे ही डेवलप हो जाता है। तो अर्ली समय किस समय पे ये होता है, अर्जुन बहुत अच्छे, 6 मंथ पे, क्लियरली 6 महीने की उम्र पे ये डेवलप होता है, 6 मंथ आपका क्लियरली राइट आंसर, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है डिफेंसिव रिफ्लेक्शन। डिफेंसिव रिफ्लेक्शन इलिसिटेड बाय एन एनी अब्रप्ट, अनएक्सपेक्टेड और रिलेटिवली इंटेंस स्टिमुलस दैट मेक अस जंप इज नोन एज, ठीक है। आपके ऊपर जब भी कोई चीज आती है तो आप एक
अनअब्रप्टली, मतलब आपको नहीं पता होता, अनएक्सपेक्टेडली, अननोइंगली कोई चीज इंटेंस स्टिमुलस आपकी तरफ आता है, तो आप एक डिफेंसिव रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कहीं ना कहीं उस एक्शन को करते हैं, जैसे मेकर्स जंप, जहां आप कोई भी, जैसे आपने छिपकली देखी, कोकरोच देखेगा, तो आप कूद जाएंगे, ठीक है, अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? प्यूपलरी रिएक्शन, फाइट रिस्पॉन्स, नी जर्क, या फिर सटल रिफ्लेक्स। सटल रिफ्लेक्स क्या होता है? हाँ हाँ, यस यस, मुझे दिख रहा है, एक राइट आंसर मुझे दिख रहा है क्लियरली, आपका डी राइट आंसर है। रमनदीप बिल्कुल सही बोला, सटल रिफ्लेक्स होता है। सटल रिफ्लेक्स क्या होता है? जब बच्चे जो दिखा रहे हैं, बच्चे दिखाते हैं ना सटल रिफ्लेक्स की, क्या करते हैं, जब भी अचानक से कोई आवाज सुनेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, अपने आर्म्स को फ्लिंग्स अप खोलते हैं और खोल के फिर बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनका डिफेंस रिफ्लेक्स होता है कि जब भी कुछ खराब, कुछ भी मतलब ऐसा खतरनाक, फियरफुल हुआ, तो वो डिफेंस रिफ्लेक्स दिखाते हैं कि अपने आर्म्स को खोल के फिर अपने आप को ऐसे करना। तो सटल रिफ्लेक्स होता है हमारा, ठीक है। ये मंकीज में देखा जाता है, बेबीज में देखा जाता है, ठीक है। जैसे अब हम जंप कर रहे हैं, ये भी हमारे एक डिफेंसिव रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो हमारा जो डी है वो राइट आंसर है, और यही आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे क्या है? गिल्ट और शेम। गिल्ट और शेम मैंने आपको बताया था किस तरीके के इमोशंस होते हैं। ये हमारे प्राइमरी नहीं, बेसिक नहीं होते, ये हमारे कॉम्प्लेक्स। These are not a basic but a complex emotions appear developmentally within how many year of life. किस उम्र में मतलब हमारी जिंदगी में कौन से साल में ये इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं? जब हम 2 साल के होते हैं तब, तीसरी साल में, चौथी साल में, या 5वीं साल में शेम और गिल्ट है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स इमोशन है, ये हमारे कोई बेसिक इमोशंस नहीं है, क्योंकि ये हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस के टूवर्ड्स फोकस करके हम अपने आप पे सेल्फ कॉन्शियस जब हम होते हैं। 1 4 5 का 3, अर्जुन कह रहे हैं 5 ईयर। हाँ, क्लियरली 3 इयर्स। पवन, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस के इमोशंस हैं, ठीक है। जब हम कॉन्शियस फील करते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी, हम थोड़ी अवेयरनेस हो जाती है बच्चों में, ठीक है। उनको जैसे जब आप उनको डांटते हैं तो उनको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है, दे फील गिल्ट, उन्हें गिल्ट भी होता है, उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस होती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एम्बेरस्ड भी फील करते हैं, तो सोसाइटी को वो समझने लगते हैं, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। उस टाइम पे बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, तो बच्चों में ये चीज होती है, तो 3 इयर्स की उम्र में ये डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब हमारा क्या है? विच ऑफ दीज फोबियाज बिलोंग बोथ फियर एंड एंजाइटी क्लस्टर एट इट्स रूट। आपका कौन सा फोबिया है जिसमें फियर भी होता है, डर भी होता है, और एंजाइटी भी होती है? सोशल फोबिया, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर आपका सिचुएशनल फोबिया? जहां हमारा फियर मतलब डर भी रहता है और एंजाइटी भी रहती है। हाँ अर्जुन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सोशल फोबिया, क्लियरली सोशल फोबिया होता है। सोशल फोबिया में हमें फियर भी होता है, डर भी होता है, और एंजाइटी भी होती है, ठीक है। हमें पब्लिक में जाने में, बाहर निकलने में एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी होती है, इंसान अंदर ही रहता है, ठीक है। तो एक डर और एंजाइटी जो है दोनों हम एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियरली सोशल फोबिया हमारा राइट आंसर है। हाँ, यस सनी, वेरी गुड, ठीक है। आगे क्या है? एग्जीगरेटिंग प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब भी हम प्राइड की बात करते हैं या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, इस टर्म एज, ठीक है। जब भी हम मतलब एग्जीगरेट, मतलब हमारा जो प्राइड है, ये सेल्फ, जब हम अपने जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, ठीक है, अपनी एबिलिटीज को बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, एग्जीगरेट करते हैं कि हाँ भाई, मुझे तो अपने को लेके बड़ा प्राउड है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, कि सेल्फ कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर लूंगा, मेरे से सब हो जाएगा। तो इस चीज को गिल्ड रिडन बिहेवियर कहते हैं, हर्बिश कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, या फिर प्राइडफुल बिहेवियर। एक टर्म इस्तेमाल की गई है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टर्म है जिससे इसको डिफाइन किया जाता है। क्लियरली इसे हम हब्रीश कहते हैं। ये जो हब्रीश टर्म है ना,
इस टर्म का मतलब ही है कि जब भी हम हमारे जो पॉजिटिव इमोशन है उनको एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम अपनी एबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करके बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत आगे हूँ, बहुत अच्छा कर लूँगा, ये कर लूँगा, और नेगेटिव इमोशन को कहीं ना कहीं डाउन करते हैं। तो जो हब्रीज टर्म है क्लियरली इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। इसको चेक कीजिएगा हब्रीज का क्या है, ठीक है। मैंने वैसे चेक किया था, इसी टर्म को हम ये कहते हैं, ठीक है। तो मैं चेक कर चुकी हूँ, एक बार आप भी इसको याद रखने के लिए चेक कीजिए, ठीक है। 147 का आपका बी है। यस पवन, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विच ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल स्टेट इज सेल्फ रिपोर्ट विद द इमोशन ऑफ डिस्गस्ट। अब इनमें से आपका डिस्गस्ट जो है किसके साथ आता है, ठीक है। अब फिर से ये जो डिस्गस्ट की जो फीलिंग है, ये डिस्गस्ट जो इमोशन है, ये किस फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के साथ आता है। कफ फील करते हैं आप, कफ मतलब खांसी जो आती है आपको, पैलिपिटेशन फील करते हैं, पैलिपिटेशन की आपको जो हार्ट बीट है जो आपकी फास्ट फास्ट होने लगती है, ठीक है। नोशिया फील करते हैं मतलब वॉमिटिंग जैसा, या टीयरिंग मतलब आंसू आता है। डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा, घृणा जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आप कीचड़ के साइड से जा रहे हैं तो आपको जो वो डिस्गस्ट फीलिंग आती है, जो आप या फिर आप कीड़े मकोड़े देखते हैं, ऐसे बहुत सारा कीड़े मकोड़े साथ में देख लेते हैं, तो जो डिस्गस्ट की फीलिंग होती है ईयू वाली, कचड़े के ढेर से अगर साइड से गुजरेंगे तो आपको डिस्गस्ट जो घृणा है वो फील होगा। बताओ क्या होता है। अच्छा, एक्सपीरियंस करो, इमेजिन करो एक बड़ा सा कचड़े का वो है पहाड़, और उसके साइड से आप निकल रहे हो, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत गंदा वो कचड़े का पहाड़ है, तो आपका क्या मन करेगा? मुझे सच सच बताना। अगर मैं आपसे बोलूं कि सनी आपके साइड में बहुत गंदी स्मेल आ रही है, कोई चूहा मर गया है या फिर कोई कचड़े के ढेर से आप जा रहे हो, तो आपको क्या फील हो? उस टाइम पे आपको क्या महसूस होगा बताइए। उल्टी, ये है ना बात, बिल्कुल सही। नौजिया फील करते हैं आप, यू फील वॉमिटिंग। मैंने अभी नौजिया का मतलब क्या बताया, वॉमिटिंग। आप वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है, उल्टी आती है क्लियरली, बिल्कुल। आप ऐसा लगता है कि एओ क्या देख लिया, ठीक है। तो नौजिया आप फील करते हैं, ठीक है। वेरी गुड अर्जुन, बिल्कुल स्पष्ट शब्द में समझाने के लिए, हाँ वॉमिट फील करेंगे क्लियर। यहाँ पे भी नौजिया का मतलब क्या होता है कि आप वॉमिट जैसा फील करें, ठीक है। फिर आपका क्या है, वन ऑफ द मेजर अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में हमारी कुछ जो अप्रोचेज होती है, पहला क्या है, वर्क प्रोसेस, दूसरा क्या है, बिहेवियरल, तीसरा क्या होगा ये बताइए, प्रोसीजरल चेंज, ह्यूमन रिसोर्स या रिक्रूटमेंट। यस सनी, क्लियरली, बहुत अच्छे। यहाँ पे चेंज आता है, ठीक है, क्लियरली। पहला आपका क्या है, पहला जो प्रोसेस है उसमें हमारा क्या होता है, वर्क प्रोसेस, ठीक है। हमारा काम कैसे हम करेंगे, ठीक है, गोल कैसे अचीव करना है, किस किस तरीके से जो हमें टास्क है वो फुलफिल करना है, ठीक है। सेकंड में बिहेवियरल, बिहेवियरल मतलब जो हमारे ह्यूमन फैक्टर्स है, ह्यूमन फैक्टर में क्या है, कितना आप मोटिवेटेड हैं, ठीक है, आप किस तरीके से, आपका जो पर्सनैलिटी फैक्टर है, ठीक है। तो हमारे जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है, बिहेवियर, आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा कि मोटिवेशन लेवल क्या है, ठीक है, आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है, किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करते हैं, आपका मैंने एक और चीज़ बोली थी मोटिवेशन के बाद, क्या बोला था मैंने, पर्सनालिटी टाइप तो है, पर मोटिवेशन के बाद परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, फिर कुछ फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, फिर उसके बाद थर्ड हमारा चेंज है, जो चेंज के टूवर्ड्स हमें लेके जाता है, ठीक है, कि कैसे हम चेंज के टूवर्ड्स जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्लियरली जो बी है वो राइट है। आगे क्या है, प्रोसेसेस दैट क्रिएट मतलब कोई चीज़ बनाई आपने, प्रोड्यूस की एंड डिलीवर द प्रोडक्ट, मतलब आपने कोई भी चीज़ आपने बनाई, फिर उसका प्रोडक्शन, फिर डिलीवर, प्रोडक्ट को आपने दिया, सर्विसेज आप जो कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वांट इज नोन एज गैस प्रोसेस। ये आपका क्या प्रोसेस है, ऑपरेंट प्रोसेस है, कंडीशनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, या फिर ऑपरेशनल प्रोसेस है। जब भी हम एक गुड को, एक किसी भी चीज को बना के जो कस्टमर्स है उनको प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो वांट्स हैं उनको हम फुलफिल करते हैं,
ऑपरेशनल, क्लियरली अर्जुन, बहुत सही, ये हमारा ऑपरेशनल होता है, ठीक है, ये हमारा ऑपरेशनल, हाँ डी क्लियरली सही है, हाँ ऑपरेशनल होता है, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या है, बावर्स, ये जो हमारे बावर्स हैं, पता नहीं अब किस तरीके से इन्हें प्रोनाउंस करेंगे, बावर्स हैं, ठीक है, डिस्क्राइब द 3 मेजर कंपोनेंट, ये 3 मेजर कंपोनेंट बताते हैं रिसोर्स एलोकेशन के, कैसे हम रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन क्या है कि कहाँ क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करनी है। प्रोसेस इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, डेफिनेशन देखी जाती है, और क्या देखा जाता है, चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट, इम्पेटस, प्रोडक्ट प्लान, या फिर आपका मार्केट रिसर्च, क्या देखा जाता है रिसोर्स एलोकेशन में। एक तो कॉन्टेक्स्ट, एक आपकी जो क्लियरली आपका डेफिनेशन ही होगा क्या ये, एक बार मैं चेक करूंगी इसको, ठीक है। हाँ मुझे पता है बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, हम देखेंगे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्लियरली इम्पेटस आंसर्स, ठीक है, ये जो थ्योरी है हमने डिस्कस नहीं की है, ये सिलेबस में भी डिस्कस नहीं की हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत नई हैं, ठीक है, तो एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। इन तरह ऐसी कुछ जो थ्योरीज हैं जो बिल्कुल नहीं है और जो बार बार रिपीट भी हो रही है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट प्लान नहीं, यहाँ पे आपका इम्पेटस होता है, ठीक है, हम इसे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, कभी भी जब भी मैं क्लास लूंगी, तो कुछ जो नई चीज़ें हैं जो रिपीटेटिवली आ रही हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, नॉलेज एक्विजिशन, कि जब भी हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, चेंज और मॉडिफिकेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। जैसे मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल भी दिया था कि आप किसी कंपनी में होते हैं या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो क्लियरली वहाँ पे फोकस क्या होता है कि आपको चीज़ें अगर नहीं भी पता तो आपको सिखाई जाती है, ठीक है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग एक चीज़ होती है जो हम करते हैं। तो इसमें क्या होगा बताइए, नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिग्री तक चीज़ें होती नहीं है। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, उन स्किल के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, तो नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज एक्वायर करना, नॉलेज को आप एक्वायर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन द मैनेजेरियल प्रोसेस फ्रेमवर्क, जब भी मैनेजेरियल प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात की जाती है, नेगोशिएशन की हम बातचीत करते हैं आपस में, एक सेलिंग प्रोसेस, ठीक है, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैनेजेरियल प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात की जाए, जब भी हम किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट को हम चाहते हैं कि हम सेल करें, बेचें, नेगोशिएशन होती है, आपस में बातचीत होती है कि ये प्रोडक्ट क्या कहते हैं, क्या डिमांड है, कितना बेहतर है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों मार्केट में से लॉन्च किया जाए, क्यों उसको सेल किया जाए। तो यहाँ पे क्या एजेंडा है किसी चीज़ को, मतलब सेल हम कैसे कर सकते हैं, डेवलपिंग एजेंडा, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये नहीं मैंने एजेंडा बोल दिया तो एजेंडा ही आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपिंग एन एजेंडा कि आप एजेंडा सेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, बिल्डिंग अ नेटवर्क, आप नेटवर्क स्टेब्लिश करते हैं, या ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस। हाँ अर्जुन, हम नेटवर्क डेवलप करते हैं, हम हमारे जो नेटवर्क है वो बढ़ाते हैं। हमें अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है या हम चाहते हैं मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड रहे, लोग खरीदें, ठीक है, तो सेलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क। अपना नेटवर्क बढ़ाओ, नेटवर्क जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ही आपकी जो प्रोडक्ट है वो खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इकोनॉमिक्स में मैं मार्केटिंग चैप्टर में थोड़ा बहुत मतलब दिया है, कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो एक दूसरे से को रिलेट रहते हैं। क्या आप नेटवर्किंग में बोल रहे हैं अर्जुन? जी मैं मार्केट एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, तो उसमें बस थोड़ा डिटेल सब दिया है। तो बिल्कुल ठीक आपने बोला है, नेटवर्किंग, हम नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं, ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट द यूनिट लेवल इज एट डैश लेवल। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो एट यूनिट लेवल पे ये कौन से लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे, सेक्टरल लेवल पे, जोनल लेवल पे, या कंपनी लेवल पे,
जब भी हम यूनिट की बात करते हैं, एक यूनिट की बात की जाती है, यूनिट लेवल, यूनिट है एक किसी चीज की, तो वो किस लेवल पे, नेशनल लेवल, सेक्रेटरियल, जोन लेवल या फिर आपका कंपनी लेवल। और लोग बताओ। बिल्कुल ठीक है, कंपनी लेवल पे होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ की यूनिट है, कोई भी कमोडिटी है, एक-एक करके हम यूनिट में दे रहे हैं, कितनी यूनिट जाएगी, नहीं जाएगी, ये आपके अर्जुन होता है कंपनी लेवल। जो कंपनी लेवल है उस लेवल पे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी प्लानिंग फॉर 1 ईयर, ठीक है। जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं 1 साल के लिए, ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है फॉर 1 ईयर, इज नोन एज, लॉन्ग पीरियड के लिए है, इंटरमीडिएट पीरियड के लिए, ऑपरेशनल पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। जब भी हम 1 साल के लिए कोई प्लानिंग करते हैं फॉर 1 ईयर, तो ये आपका किस लेवल पे होती है, कितने पीरियड पे होती है, किस पीरियड पे होती है। 54 का डी दिया गया है, ऑपरेशनल पीरियड दिया गया है, ए भी दिया गया है। देखो 50 ए तो हो ही नहीं सकता, 1 साल में लॉन्ग पीरियड क्या है। देखो इंटरमीडिएट पीरियड जो है वो 1 साल का होता है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड आपकी 3 से 5 साल तक की होती है, ठीक है, ये लंबे समय के लिए। 1 साल तक के लिए जो आपके इंटरमीडिएट पीरियड, शॉर्ट पीरियड आपका जो डेली बेसिस पे होता है, ठीक है, जो डेली या मंथली बेसिस पे जो चीज़ें हम प्लान करते हैं, ठीक है। मंथली पे जो प्लानिंग होती है, डेली बेसिस पे जो प्लानिंग होती है, वो हमारी शॉर्ट पीरियड होती है। इंटरमीडिएट पीरियड हमारा 1 साल तक के लिए होता है, और अगर हम बात करें लॉन्ग पीरियड तो ये 3 से 5 साल तक के लिए होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब इस सवाल का जवाब फटाफट दे दो बिना पूछे। ठीक है सर। और लोग भी बोलो जल्दी जल्दी। आरईबीटी किसने दी है, एल्बर्ट एलिस। The business planning process of establishing value system and policies fall under the purview of which of the type of planning। जब भी हम क्या कहते हैं पॉलिसीज की बात करते हैं या वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं बिजनेस प्लानिंग में, ठीक है, क्या कहते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि वैल्यू सिस्टम या पॉलिसीज की बात करते हैं, ये किस पॉर्व्यू में आता है, ऑपरेशनल, डे टू डे, स्ट्रैटेजिक या मार्केटिंग, कि हमें ये पॉलिसीज फॉर्म करनी चाहिए, ठीक है, इन पॉलिसीज को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये जब हम प्लानिंग करते हैं तो क्लियरली ये क्या होता है, क्या कर रहे हैं हम सर। यस यस सनी, स्ट्रैटेजीज हम बना रहे हैं, ठीक है, हम कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं, हाँ हम स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विच ऑफ दीज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हमारा ऐसा क्या एक्सटर्नल फैक्टर, आप ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। एक हमारा होता है कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर जो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। जैसे ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के बाहर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी की जो प्लानिंग है, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स कौन से होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, जॉब एनालिसिस, फॉर्मल ग्रुप या फिर आपका ट्रेड यूनियन। इकोनॉमिक्स में ये हमने पढ़ा होगा, अगर जिसने देखी हो 11th-12th में, जैसे मेरे पास इकोनॉमिक्स थी तो वहाँ क्लियरली ये चीज़ हमें बताई गई। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट देखा जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों देखा जाता है, जैसे अगर आपका कोई भी कम्युनिटी, ठीक है, आपका प्राइस क्या होगा वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पे निर्भर है, कि आपके आसपास जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मार्केट में उनका उनका क्या प्राइस चल रहा है, मार्केट में वो किस तरीके की कमोडिटी ला रही है, उनका किस तरीके का मतलब वो है, मतलब जो भी हमारे आसपास जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, मतलब जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन पे भी हमारी जो प्लानिंग है वो निर्भर होती है, कि हम अपना प्राइस कितना रखेंगे, हम अपनी कमोडिटी के कितने फीचर्स होने चाहिए, किस तरीके से बेच सकते हैं, कैसे हम अपनी कमोडिटी को अलग बनाएं। तो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है उस पर भी निर्भर करती है। अरे 2 सेकंड,
हाँ, क्लियरली हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। आगे क्या है, विच ऑफ दीज फोरकास्टिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब भी हम फोरकास्ट करते थे, मतलब जैसे कि स्टॉक्स की बात करें या फिर हम कोई भी जहाँ पे भी हमें अपना ओपिनियन देना होता था, जैसे क्रिकेट में भी लोग अपना देते हैं कि ये टीम जीतेगी, या फिर घोड़े पे भी जैसे बाजी लगाई जाती है, तो फोरकास्टिंग जैसे की जाती थी कि ये जीतेगा ये जीतेगा। तो पहले जो कन्वेंशनल मेथड था वो किस तरीके से फोरकास्टिंग का मेथड, कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से आप बताइए फोरकास्टिंग का क्या मेथड था, क्या टेक्निक थी। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, कि जैसे हम रेशियो ट्रेंड एनालिसिस आज के ज़माने में बहुत देखते हैं, जजमेंटल, इकोमेट्रिक मॉडल, या फिर आपका वर्क स्टडी टेक्निक, क्या होता है? वन 159 का आप डी बोल रहे हैं, और बताइए, और लोग भी बताइए क्या होगा। कोई बी बोल रहा है, कौन है ये बी वाला? सनी है, और रमनदीप डी बोली हैं। सनी बिल्कुल सही, जजमेंटल। अब जजमेंटल कैसे, अगर अगर आप पुराना टाइम देखें, जैसे स्टॉक्स में, अब तो लोगों को बहुत नॉलेज है, अब लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे जो स्टॉक है वो आगे जाके हमें रिटर्न्स देगा कि नहीं, हम कितने फ़ायदे में रहेंगे, कितने नुकसान में रहेंगे, वो देख के अब लोग जो है स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप पहले देखें, जो पहले जैसे घोड़ों पे बाजी लगाई जाती थी, या फिर पहले कि हम इस टीम पे अपना पैसा लगा रहे हैं, तो क्लियरली वो इंट्यूशन पे बेस्ड, जो हमारे इंट्यूशन होते हैं या हमारे कुछ जजमेंट होते हैं, हम अपने दिमाग से एक अंदाजा लगाते थे, अपनी जो प्रायर एक्सपीरियंसेस है, नॉलेज के बेस पे हम क्लियरली एक जजमेंट जो है वो क्रिएट करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे अब जो इतनी एडवांस टेक्निक्स है वो नहीं होती, तो क्लियरली हमारा जो बी है वो राइट आंसर है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये बहुत आसान है, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ ली तो ही आपको समझ आ जाना चाहिए। अब क्या है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्टिंग एंड हायरिंग पोटेंशियल रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, स्क्रीनिंग की जाती है, शॉर्टलिस्ट किया जाते हैं कि ये नहीं, ये लोग रखे जाएंगे और इस पोजीशन के लिए ये लोग बेहतर है। तो कहीं ना कहीं कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे, चाहे वो आपका डिग्री हो, चाहे वो आपकी एक्सपीरियंस हो, उस बेसिस पे आप एक अपनी पोस्ट के लिए कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। सब लोग बी बोल रहे हैं, इसे क्लियरली रिक्रूटमेंट क्या है, हम रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है कि जो भी हमारी पोजीशन है, जिस भी पोस्ट के लिए हमने लोगों को हायर करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे। स्क्रीनिंग मैंने आपको बोला, छटाई की जाती है लोगों को, जो लोग क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं उनको साइड किया जाता है, जो भी हमारे पोस्ट के लिए अच्छा खासा है फिर हम उसको अपॉइंट करते हैं, तो इसे रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? आई होप क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। अभी हम यहीं तक रखेंगे इस क्लास को, ठीक है।